ईरान जंग का सीज फायर पाकिस्तान करा रहा है और मोदी सरकार हाथ मलती रह गई है। क्या ये नए भारत की वो कूटनीति है जिसका ढिंडोरा पूरी दुनिया में पीटा जा रहा था? आज सवाल बहुत सीधा है। इस पाकिस्तान को हम दुनिया के नक्शे पर अलग थलग करने लगे चले थे, वो अचानक अमेरिका और ईरान के बीच शांत दूत कैसे बन गया? और क्या पीएम मोदी की निजी विदेश नीति, दोस्ती वाली विदेश नीति, गले मिलने वाली विदेश नीति, हंसने वाली विदेश नीति इस बार भारत को ही भारी पड़ गई? आज हम समझेंगे इस पाकिस्तान के मीडिएशन से हो रहे युद्ध विराम से मोदी सरकार को, भारत को कितना बड़ा झटका लगा है। आप सोचिए उस मकाम तक ये क्राइसिस पहुंच चुकी थी, और उस क्राइसिस को जब सब लोग ये समझ रहे थे कि अब दुनिया एक बड़े विनाश के कगार पर पहुंच चुकी है, उस वक्त पाकिस्तान के मीडिएशन ने, पाकिस्तान की मध्यस्थता ने, जाहिर सी बात है उसमें तुर्की का भी हाथ है, उसमें इजिप्ट का भी हाथ है, उसमें ओमान का भी हाथ है, कुछ लोग कह रहे कतर का भी हाथ है, और कुछ लोग ये कह रहे हैं सबके पीछे चीन का भी हाथ है। लेकिन असली भूमिका इसे पाकिस्तान ने निभाई। आप उसकी विदेश नीति देखिए, वो चीन के साथ भी कंफर्टेबल है, वो रूस के साथ भी कंफर्टेबल है, वो ईरान के साथ भी कंफर्टेबल है, वो अमेरिका के साथ भी कंफर्टेबल है। तो भारत कहां इसमें? आज की तारीख में रूस से भी कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि आपने उसका ऑयल लेना बंद कर दिया। चीन से जग जाहिर है आपकी जो बॉर्डर डिस्प्यूट, सबको मालूम है इस बारे में। अमेरिका के राष्ट्रपति लगातार भारत के प्रधानमंत्री को बेइज्जत करें, भारत के लोगों को हथकड़ी बेड़ी में लगा के यहां भेज रहे हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे उसको लेकर। साथ ही साथ ईरान से हमने अपने सारे जो रिश्ते थे तरीके। ईरान जंग का सीज फायर पाकिस्तान करा रहा है और मोदी सरकार हाथ मलती रह गई है। क्या ये नए भारत की वो कूटनीति है जिसका ढिंडोरा पूरी दुनिया में पीटा जा रहा था? आज सवाल बहुत सीधा है। इस पाकिस्तान को हम दुनिया के नक्शे पर अलग थलग करने लगे चले थे, वो अचानक अमेरिका और ईरान के बीच शांत दूत कैसे बन गया? और क्या पीएम मोदी की निजी विदेश नीति, दोस्ती वाली विदेश नीति, गले मिलने वाली विदेश नीति, हंसने वाली विदेश नीति इस बार भारत को ही भारी पड़ गई? आज हम समझेंगे इस पाकिस्तान के मीडिएशन से हो रहे युद्ध विराम से मोदी सरकार को, भारत को कितना बड़ा झटका लगा है। 28 फरवरी को जब ईरान के बड़े नेताओं की हत्याएं शुरू हुई, वो पीएम मोदी के इजरायल दौरे से ठीक 2 दिन बाद की बात है। कांग्रेस कह रही है इस दौरे ने भारत का कद छोटा कर दिया और मोदी की गजा के नरसंहार पर चुप रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा झटका तो अब लगा है। जिस विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को दलाल कहा, आज उसी पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में दुनिया की सबसे बड़ी शांति वार्ता होने जा रही है। क्या विश्वगुरु वाला नैरेटिव वाकई सिकुड़ गया है? और युद्ध विराम के बाद दुनिया में जो समीकरण बनेंगे उनमें भारत कहां होगा? इसका क्या असर भारत पर पड़ेगा? और क्या पीएम मोदी को इसका खामियाजा भारत की राजनीति में और चुनावों में भी उठाना पड़ेगा? आज इसी पर करेंगे चर्चा, क्योंकि ये चर्चा सीधे भारत की साख से जुड़ी है। क्योंकि पाकिस्तान, जिसको हम लगातार अलग थलग कर रहे थे ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जो कहा गया कि भारत की एक हिसाब से सैन्य जीत है, उस सैन्य जीत के बाद भी हमें कोई फायदा होता हुआ नहीं दिखाई दिया। कूटनीति में पाकिस्तान आगे जीत गया, जीतता हुआ लगातार दिखाई दिया। हमें लगा कि हमारी विदेश नीति कमजोर है, सुधार होगा। सुधार तो अभी तक लगता नहीं कि होगा, लेकिन अब जो माहौल बन रहा है, जिस प्रकार से पाकिस्तान ने अमेरिका में, ईरान में एकदम से मीडिएशन किया है, इस्लामाबाद में वार्ता होगी, इस्लामाबाद अकॉर्ड जिसका नाम रखा गया है, तो वो भी भारत का एक खासकर मोदी सरकार को चुभने वाली बात होगी। लेकिन चुभेगी नहीं चुभेगी, इसके लेकर आशुतोष जी बताएंगे। अभी जुड़ने वाले हैं, जैसे जुड़ेंगे मैं उनसे यही सवाल करूंगा, और मुझे लगता है कि जुड़ चुके हैं। आशुतोष जी जी, कि ये दुबराम तो हो गया, लेकिन मोदी सरकार तो बीच में भी गायब रही। युद्ध के पहले बस 2 दिन इजरायल गए थे, उसके बाद इसका क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा मोदी सरकार को, और भारत की साख का क्या हुआ? देखिए, मोदी सरकार के बारे में बात करने के पहले एक बात बहुत जरूरी है कि इस वक्त दुनिया कितने बड़े खतरे के करीब पहुंच चुकी थी। पूरी दुनिया में जिस बात को लेकर कल देर शाम से लगातार चर्चा हो रही थी, वो ये थी कि दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये धमकी दी थी कि पूरी ईरानी सभ्यता को मटिया मेट कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, और इतना बर्बाद कर दूंगा कि दोबारा कभी जिंदा नहीं हो पाएगी। अब यहां तक युद्ध पहुंच चुका था, आप समझिए, यहां तक युद्ध पहुंच चुका था। और जो ईरान के जो राष्ट्रपति थे मसूद पेजेश्कियां, उन्होंने ट्वीट करके ये कहा था कि ईरान के 1.4 करोड़ लोग, यानी 14 मिलियन लोग कुर्बानी देने को तैयार, आपको रजिस्टर कर लिया है, और वो तमाम जो पुल हैं, तमाम जो पावर प्लांट्स हैं, तमाम जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, उनके इर्द गिर्द ह्यूमन चेन बना के खड़े होंगे, यानी शहादत के लिए तैयार हैं। आप सोचिए उस मकाम तक ये क्राइसिस पहुंच चुकी थी। और उस क्राइसिस को जब सब लोग ये समझ रहे थे कि अब दुनिया एक बड़े विनाश के कगार पर पहुंच चुकी है, उस वक्त पाकिस्तान के मीडिएशन ने, पाकिस्तान की मध्यस्थता ने, जाहिर सी बात है उसमें तुर्की का भी हाथ है, उसमें इजिप्ट का भी हाथ है, उसमें ओमान का भी हाथ है, कुछ लोग कह रहे कतर का भी हाथ है, और कुछ लोग ये कह रहे हैं इन सबके पीछे चीन का भी हाथ है। लेकिन असली भूमिका इसे पाकिस्तान ने निभाई। और उसके बाद जब
अब अमेरिका के टाइम ईस्टर्न जोन के हिसाब से रात को 8 बजे से तकरीबन 90 मिनट पहले ट्रंप ने इस बात का ऐलान किया कि दरअसल 2 हफ्ते का सीजफायर या युद्ध विराम उनके और ईरान के बीच में हो गया है। तो जहां तक युद्ध पहुंच चुका था, जिस स्थिति में पहुंच चुका था, और जो पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़े संकट का कारण बन रहा था, जिसकी वजह से चाहे रिपब्लिकन्स हो चाहे डेमोक्रेट्स हो बुरी तरीके से हिल चुके थे। और अगर आप टाइमलाइन को देखें तो सोशल मीडिया इस बात से भरा पड़ा हुआ था कि क्या ट्रंप अब जेनोसाइड की बात करने लगे हैं, क्या वो पूरी की पूरी 9 करोड़ ईरान की आबादी को बर्बाद और मौत के घाट उतार देना चाहते हैं, क्या वो वार क्राइम नहीं कर रहे हैं। यहां तक स्थिति पहुंच चुकी थी। और यह भी खबर आई थी कि दरअसल ईरान ने अमेरिका के साथ सारे अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स को बंद कर दिया है। वहां से चीजों को घसीट कर यहां तक लाना, यानी कि दोनों के बीच में सीज फायर करवा देना, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इस उपलब्धि के लिए पाकिस्तान को निश्चित तौर पर क्रेडिट मिलना चाहिए। अंकुर, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम लगातार इस बारे में बातचीत करते रहे कि हम भारतीयों के मन में पाकिस्तान को लेकर एक पूर्वाग्रह है, जो वाजिब भी है। पाकिस्तान एक आतंकवाद को परोसने वाला देश है। वो लश्कर तैयबा, जैसे मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठनों को लगातार संरक्षण देता रहा है। ये बात सच्ची है। भारत में लगातार आतंकवादी हमले करवाता रहा है और करता भी रहा है। पिछले 30 साल से, करीब 35 साल से भारत को एक तरीके से डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करता रहा है। लेकिन जो भूमिका उसने इस युद्ध के दौरान निभाई है, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। और मुझे लगता है कि जो भूमिका दरअसल भारत के प्रधानमंत्री या भारत से दुनिया उम्मीद कर रही थी, उसकी जगह पाकिस्तान वो रोल निभा रहा है। और इसके लिए पाकिस्तान की दुनिया भर में तारीफ खुल के भले ना हो, लेकिन एक बहुत बड़ा किरदार पाकिस्तान ने निश्चित तौर पर निभाया है, जिसमें उनके सेना प्रमुख आसिम मुनीर का बड़ा हाथ है। क्योंकि यह कहा जाता है कि आसिम मुनीर एक दिन पहले भी पूरी रात वो अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वैंस से बात करते रहे। वो जो ईरान के तमाम जो किरदार हैं उनसे बातचीत करते रहे। और शहबाज शरीफ ने आज सुबह भारतीय समय के हिसाब से बिल्कुल सुबह उन्होंने ये ट्वीट करके कहा कि दरअसल 2 हफ्ते का सीजफायर अमेरिका और ईरान के बीच में हो गया है। और ये जो सीजफायर है, इस सीजफायर पर इजराइल भी तैयार है और ये सीजफायर लेबनान पर भी लागू होगा। तो ये अनाउंसमेंट शहबाज शरीफ ने अपने ट्वीट में किया। यानी आप समझिए ये कितनी बड़ी उपलब्धि पाकिस्तान के लिए है कि जिस पाकिस्तान को भारत की सरकार एक आतंकवादी सरकार बताती है, भारत में आतंकवाद परोसने वाली सरकार बताती है, वो एक बड़ी भूमिका निभा रहा था। और उसने दुनिया को कितने बड़े संकट से उबारने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो ये भारत के लिए वाकई में एक बहुत ही एक ऐसा, हम कह सकते हैं, एक ऐसी कड़वी हकीकत है जो शायद कम से कम मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी और RSS के गले तो नहीं उतरती हुई दिखाई पड़ेगी मुझे। आज तो जी मोदी सरकार ने जब चर्चा हुई तो विपक्ष ने और भारत में आवाज उठी, जबकि पाकिस्तान मीडिएशन कर रहा है तो सीधे आवाज उठी। तो हमारे विदेश मंत्री ने कहा कि हम दलाल कभी नहीं मानते। तो विपक्ष ने यह भी कहा कि फिर यूक्रेन और रशिया की जब आप बात कर रहे थे कि एक विज्ञापन चला था कि पापा ने वार रुकवा दी, तो वो आप क्या कर रहे थे उस टाइम वहां पर? तो आप ये कह के निकल जाएंगे या अभी? और आप लगातार हर शो में यही कहते रहे विदेश नीति बदलने की जरूरत है, जयशंकर को भी किनारे करने की आपने बहुत बार बात कर दी। विदेश नीति तो नहीं बदली, तो इसके झटके आप कितने खामियाजा भुगतना पड़ सकता हमको? जी आशुतोष जी। देखिए, बिल्कुल जो बात आपने कही बिल्कुल सच है। और मुझे लगता है कि उस वक्त भी हमने ये कहा था कि कहीं ना कहीं हमारे जो विदेश मंत्री हैं उनको ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जब आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं उस पूरे प्रोसेस में जो लोग भी इन्वॉल्व हैं उनको आप नाराज करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि कहीं ना कहीं ये भारत के लिए एक बड़ी खींच का विषय भी था, एक बड़ा एम्बैरेसमेंट भी था, किरकिरी भी थी। क्योंकि ये सवाल जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी, उस ऑल पार्टी मीटिंग में आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने सवाल पूछा था कि भाई पाकिस्तान तो बाजी मारता हुआ दिखाई पड़ रहा है, पाकिस्तान तो मीडिएट कर रहा है, और हम जो अपने आप को विश्वगुरु कहते थे, दुनिया को विश्व मित्र, विश्व बंधु जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते, हमारी कहीं कोई भूमिका नहीं है। तो उसके जवाब में जयशंकर ने कहा था कि हम दलाली नहीं करते और पाकिस्तान एक दलाल स्टेट है। तो पाकिस्तान दलाल स्टेट है,
ये क्या कहलाता है? ये दर्शाता है कि दरअसल भारत की जो विदेश नीति के कर्ता धर्ता है वो उनको इतनी सी बात समझ में नहीं आती कि जब आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो दरअसल आप एक डिप्लोमेट की भाषा में नहीं बात कर रहे हैं, बल्कि ऐसा लगता है जैसे सड़क छाप कोई बातचीत हो रही हो, जबकि डिप्लोमेसी में सोफिस्टिकेशन की जरूरत होती है। आप भले ही पाकिस्तान से नफरत करें, पाकिस्तान से जो हमारी दुश्मनी है वो बिल्कुल जग जाहिर है, उसमें कमी नहीं आएगी। पाकिस्तान को कोई यहां माफ करने के लिए तैयार नहीं है, न मैं माफ करने के लिए तैयार हूं। लेकिन पाकिस्तान अगर इतनी बड़ी भूमिका निभा रहा है तो उसको हमें समझना भी पड़ेगा और यह भी देखना पड़ेगा कि आखिर पाकिस्तान ऐसी भूमिका निभा रहा है तो हम क्यों नहीं निभा पा रहे। और तब मैंने इस बात को कहा था कि जब आप कहते हैं कि पाकिस्तान दलाली कर रहा है तो जब दलाली कर रहा है तो उसका मतलब यह है कि उस दलाली में तुर्की भी दलाली कर रहा है, इजिप्ट भी दलाली कर रहा है, ओमान भी दलाली कर रहा है और बाकी बहुत सारी ताकतें, फोर्सेस, देश जो लगे हुए हैं वो भी जो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं ईरान युद्ध खत्म हो जाए और उसमें अमेरिका और ईरान के बीच में जो झगड़ा है वो युद्ध कमजोर पड़ जाए, तो वो सारे लोग दलाली कर रहे हैं। तो दरअसल ये जो स्टेटमेंट था वो बहुत ही जिसे कहते हैं और आप खिलाड़ी होकर दर्शक बने हुए हैं। हाँ बिल्कुल, आप खिलाड़ियों के दर्शक बने हुए नहीं, आप खिलाड़ी होने का दावा कर रहे थे, ये इसको छोड़ आप खिलाड़ी आप खिलाड़ी भी शायद नहीं थे, आप खिलाड़ी होने का दावा कर रहे थे जबकि आप कहीं नहीं थे। तो और जर्सी पहन के आ गए थे। बिल्कुल, भारत की जो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है जिसपे हमारे ख्याल से लंबी बहस होनी चाहिए और जो इस वक्त भारत के जो संजीदा विदेश नीति के जानकार लोग हैं, जो विदेश सचिव के स्तर तक रह चुके हैं, जो काफी समय तक खुद नरेंद्र मोदी सरकार के मुरीद भी रहे हैं, ऐसे लोगों का यह मानना है कि भारत के प्रधानमंत्री ने युद्ध के 2 दिन पहले इजराइल जाके नेतन्याहू से मिलना और उनके क्लेनेसेट में जाके मेडल लेना, यह दरअसल एक गलत कदम था और इसका बहुत ही गलत संदेश पूरी दुनिया में गया हुआ है, क्योंकि उसके 2 दिन के बाद युद्ध शुरू हो गया तो कोई यह मानने के लिए तैयार नहीं हुआ कि दरअसल भारत के प्रधानमंत्री को इस बारे में जानकारी नहीं थी। दूसरी बात, अगर भारत के प्रधानमंत्री को जानकारी नहीं थी और आप 2 दिन पहले अगर वहां जाते तो इसका मतलब यह कि जो लोग भी हमारे इंटेलिजेंस करते हैं या जो आईबी रॉ के लोग हैं, अगर उनको इतनी भी जानकारी नहीं है कि 2 दिन पहले 2 दिन बाद युद्ध होने वाला है, तो आपने एक तरीके से भारत के प्रधानमंत्री को बहुत एम्बेरस किया। और अगर प्रधानमंत्री जी को इस बारे में जानकारी थी तो भी आप सोचिए कि ये कितनी गंभीर बात है कि युद्ध के 2 दिन पहले और फिर जब आप आयतुल्लाह अली खामेनी की जब हत्या हो गई उसके बाद तो आप मौन रह गए थे, बिल्कुल श्रद्धांजलि तक नहीं दी। बिल्कुल, मैं उस पर आता हूं, लेकिन आप ये सोचिए कि जब आप युद्ध के 2 दिन पहले अगर आप ईरान के शत्रु देश के पास जाते हैं तो ईरान क्या संदेश लेगा? ईरान तो यही कहेगा कि आप तो पूरी तरीके से इजराइल के साथ हैं। और फिर उसके बाद सिलसिलेवार तरीके से भारत ने जो विदेश नीति अख्तियार की है उसने इस पूरे दौरान जो मध्यस्थ होने की जो भी भूमिका किरदार थी उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया, यानी भारत के पास कोई लेवरेज बचा ही नहीं। आपने क्या किया? आप युद्ध के 2 दिन पहले आप इजराइल चले जाते हैं, जब खामनेई का कत्ल होता है उनके सुप्रीम लीडर का, आप उस पर चुप रहते हैं। न केवल चुप रहते हैं बल्कि भारत के जो तमाम दूतावास थे वहां से ये बार बार ये स्पष्टीकरण मांगा जा रहा था कि क्या हमको ईरान के दूतावास में जाके उनकी जो डायरी है उसमें शोक संदेश लिखना है या नहीं लिखना है। भारत के विदेश मंत्रालय ने साफ तौर पर कहा था कि आप नहीं जाके लिख सकते। ट्रेडिशन है कि जब भी कोई हेड ऑफ द स्टेट मरता है या कोई हेड ऑफ द गवर्नमेंट मरता है तो मान लिया ब्राजील में अगर उनकी एम्बेसी है तो वो एम्बेसी अपनी एक डायरी रखती है जहां पे उस देश के अंदर जितने तमाम उच्चायुक्त होते हैं या फिर राजदूत होते हैं या बड़े बड़े लोग होते हैं वो जाते हैं उस डायरी में अपना शोक संदेश लिखते हैं। ये एक डिप्लोमेटिक ट्रेडिशन है। तो भारत के तमाम डिप्लोमेट्स ने इस बारे में पूछा कि भाई हमें क्या करना है, क्या जाके लिखना है? तो साफ कह दिया गया आपको नहीं लिखना वहां पे। और 6 दिन के बाद अचानक आपको याद पड़ गया कि नहीं हमको लिखना चाहिए, तब भारत के विदेश सचिव जाते हैं और डायरी में शोक संदेश लिखते हैं और उसमें भी खामनेई साहब का नाम नहीं लिखते हैं, और जबकि वो सुप्रीम लीडर है। फिर आपने देखा कि जब ईरान के दक्षिण में वहां पे स्कूल पर हमला हुआ और 165 बच्चियों की मौत हुई, आप उस पर चुप रहे। ईरान का बेड़ा जो भारत के साथ आया था यहाँ पे नौसैनिक अभ्यास के लिए वापस जा रहा था, उसको डुबो दिया गया, आप उस पर चुप रहे। और लगातार उनके सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमले हो रहे हैं, आप उस पर चुप है। लेकिन जब ईरान ने मिडिल ईस्ट के दूसरे देशों के ऊपर अपनी रक्षा में या रिटेलिएशन में जब हमला किया, तब आप वहां के सेनाध्यक्ष, वहां के जो शासनाध्यक्ष हैं, उनको फोन करके आप ईरान की इस घटना को कंडेम करते हैं। तो जब आप कंडेम करते हो, साफ स्पष्ट कर देते हैं कि हम इजराइल और अमेरिका के साथ ही इस युद्ध में, तो फिर आपकी मध्यस्थ की भूमिका कहां रह जाती? पाकिस्तान जो अमेरिका का पिट्ठू है, पाकिस्तान जिसको अमेरिका का बगल बच्चा कहा जाता है, चीन का भी है, पर चीन का भी, जब ईरान पे हमला हुआ तब उसने साफ तौर पर उस हमले की निंदा की। यानी वो अमेरिका का बगल बच्चा होने के बावजूद भी उसने अमेरिका के ईरान पर हमले की
निंदा की। अब उसकी विदेश नीति देखिए, वो चीन के साथ भी कंफर्टेबल है, वो रूस के साथ भी कंफर्टेबल है, वो ईरान के साथ भी कंफर्टेबल है, वो अमेरिका के साथ भी कंफर्टेबल है। तो भारत कहां है इसमें? असहज है। भारत आज की तारीख में रूस से भी कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि आपने उसका ऑयल लेना बंद कर दिया। चीन से जग जाहिर है आपकी जो बॉर्डर डिस्प्यूट, सबको मालूम है इस बारे में। अमेरिका के राष्ट्रपति लगातार भारत के प्रधानमंत्री को बेइज्जत करें, भारत के लोगों को हथकड़ी बेड़ी में लगा के यहां भेज रहे हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे उसको लेकर। साथ ही साथ ईरान से हमने अपने सारे जो रिश्ते थे एक तरीके से उनको तार तार कर दिया, क्योंकि आपने युद्ध के दौरान जो भूमिका अख्तियार की। तो पाकिस्तान अमेरिका का बगल बच्चा होने के बावजूद भी, चीन का के साथ दोस्ती के बावजूद भी, उसने इस पूरे मामले में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका और किरदार निभाया है। और उसको क्रेडिट जाएगा कि उसने दुनिया को एक बहुत बड़े खतरे से बचा लिया उस वक्त जब वो बिल्कुल एक महाविनाश के कगार पे पहुंचे हुए थे। तो ये बात भारत के विदेश मंत्रालय को, भारत की सरकार को सोचना चाहिए कि भारत जो भूमिका अदा कर सकता था वो क्यों नहीं कर पाया, और पाकिस्तान जैसा छोटा सा देश वो ये भूमिका क्यों अदा कर पाया।